नमस्कार। हम सभी जानते हैं कि सभी प्रकार के जितने भी एनिमल्स हैं और प्लांट्स हैं, उन सभी के जो कैरेक्टर्स होते हैं वो वन जनरेशन टू अदर जनरेशन ट्रांसमिट होते रहते हैं। हम देखते हैं कि एक ही माता पिता की जो संतान होती है, उन सभी के आपस में बहुत सारे कैरेक्टर्स है, आँख व शरीर की बनावट व आँख काफ़ी मिलती है। यानी हम ये कह सकते हैं कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन के अंदर जो कैरेक्टर का ट्रांसमिशन होता है वो किसके द्वारा होता है? जीन्स के द्वारा होता है। और जीन्स क्या होते हैं? डीएनए के स्पेसिफिक सेगमेंट होते हैं जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसमिट होते हैं, संचरित होते हैं। इस तरीके से ये वह जो बायोलॉजिकल मटेरियल या बायो मॉलिक्यूल्स जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में कैरेक्टर्स को ले जाता है, उसे हम बोलते हैं जेनेटिक मटेरियल। मेजॉरिटी ऑफ द एनिमल्स, अधिकांश जंतुओं में आनुवंशिक पदार्थ के रूप में डीएनए पार्टिसिपेट करता है, परंतु कुछ ऐसे भी जंतु होते हैं जिसमें जेनेटिक मटेरियल के रूप में आरएनए काम करता है, जैसे कि टीएमवी, टोबैको मोजाइक वायरस। टोबैको मोजाइक वायरस में जो मेन जेनेटिक मटेरियल वो आरएनए है, इसलिए इसको रिट्रो वायरस बोलते हैं, क्योंकि उसमें जो पाए जाने वाला आरएनए है वो आरएनए ट्रांसक्रिप्शन, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन से डीएनए बनाता है और आगे की एक्टिविटीज़ को करता है। यह आज का जो हमारा टॉपिक है जिसे हमें समझना है वो है न्यूक्लिक एसिड के बारे में। हम सभी जानते हैं कि जैसा कि इसका नाम बता रहा है कि न्यूक्लिक एसिड, दैट एसिडिक मॉलिक्यूल्स विच फाउंड इन द न्यूक्लियस, दैट वाई वी से इट न्यूक्लिक एसिड। देयर आर टू काइंड्स ऑफ द न्यूक्लिक एसिड। आनुवंशिक पदार्थ न्यूक्लिक अम्ल दो प्रकार के होते हैं, डीएनए और आरएनए। डीएनए को हम बोलते हैं डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड और आरएनए को बोलते हैं राइबोन्यूक्लिक एसिड, है ना। तो आज हम समझेंगे कि न्यूक्लिक एसिड कैसे बनते हैं, इनका केमिकल कंपोजिशन किस तरीके से होता है, उसके बारे में डिटेल में अभी देखेंगे। टॉपिक बहुत ही इजी है, इसलिए आराम से आप इसको समझ सकेंगे। तो टॉपिक का नाम है अपना डीएनए। डीएनए क्या है? एक टाइप का न्यूक्लिक एसिड है डीएनए। यहाँ पर पर्टिकुलर डीएनए के स्ट्रक्चर समझने से पहले हम कुछ कॉमन कॉन्सेप्ट का डिस्कशन करेंगे न्यूक्लिक एसिड के बारे में कि न्यूक्लिक एसिड किस चीज़ का बना हुआ होता है। न्यूक्लिक एसिड एक मैक्रोमोलिक्यूल है जिसको हम बोलते हैं पॉलीमर है। इसकी जो यूनिट है उसके बोलते हैं हम न्यूक्लियोटाइड। जिस तरीके से आपने पढ़ा हुआ है कि प्रोटीन के मोनोमर्स, एमाइनो एसिड्स होते हैं, वो आपस में जुड़ जुड़ के पॉलीपेप्टाइड चेन और प्रोटीन बनाते हैं, इसी तरीके से जितने भी टाइप्स के जो न्यूक्लिक एसिड होते हैं उनकी जो यूनिट है उसे हम बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड। और डिफरेंट टाइप के न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, उसी की हम डिस्कशन करेंगे। यानी सिंपली वी कैन से दैट न्यूक्लिक एसिड्स आर polymers of न्यूक्लियोटाइड्स। न्यूक्लियोटाइड्स के ये क्या है? पॉलीमर है। ये न्यूक्लियोटाइड्स आपस में फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड से आपस में जुड़ करके लंबी चेन बना लेते हैं, जिसे हम बोलते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। मीन्स ये न्यूक्लियोटाइड्स आर कनेक्टेड और बॉन्डेड विद phosphodiester bonds, phosphodiester bond. First of all, we learn that how many types of nucleotides in DNA or the RNA and what is the chemical composition of these nucleotides. तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे कि जो न्यूक्लियोटाइड्स है इसका बेसिक कंपोजिशन क्या है। Each nucleotide has three basic components. The first is pentose sugar, then nitrogen base, and third is phosphoric acid. These are the main component of any nucleotide, whether present in the DNA or the RNA. The pentose sugar contains 5 carbon atoms. That's why it is called as a pentose.
the carbohydrates are classified on the basis of number of carbons. If the carbohydrate contains 3 carbon, then triose, 4 then tetrose, and 5 and pentose. तो यहाँ पे जो शुगर है, जो मोनोसैकेराइड है, सिंगल मॉलिक्यूल है, इसमें 5 कार्बन होता है, इसलिए इसे पेंटोज कहते हैं। पेंटोज शुगर डीएनए और आरएनए में डिफरेंट टाइप की होती है। आरएनए की बात करें तो इसमें पेंटोज शुगर के रूप में राइबोज पाया जाता है, जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C5H10O5 होता है। डीएनए में पेंटोज शुगर के रूप में डीऑक्सी राइबोज पाया जाता है। जैसा कि इसका नाम बताता है, डीऑक्सी राइबोज मीन्स राइबोज में से जब एक ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो उसे हम डीऑक्सी राइबोज कहते हैं। क्योंकि इसमें एक ऑक्सीजन कम होता है, इसलिए इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला रहेगा C5H10 और O4। पेंटागोनल रिंग फॉर्म में होती है राइबोज। राइबोज की हम स्ट्रक्चर को देखते हैं किस तरीके से होता है। राइबोज पेंटागोनल रिंग फॉर्म में होता है। यहाँ पे मैं इसकी मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर बना देता हूँ। HOH हाइड्रोक्सिल ग्रुप है यहाँ पे और CH2OH। जितने भी मोनोसैकेराइड्स होते हैं उनको ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप हम इसे 2 ग्रुप्स में क्लासिफाइड कर सकते हैं, एल्डोज एंड द कीटोज। इन द राइबोज सिंपली द कार्बोहाइड्रेट्स इज कॉमनली कॉल्ड एज द पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और द पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन। इसमें राइबोज में आप देखेंगे बहुत सारे एक से ज़्यादा हाइड्रोक्सिल ग्रुप हैं, इसलिए इसे पॉलीहाइड्रोक्सी बोलते हैं। और इसमें फंक्शनल ग्रुप के रूप में एल्डिहाइड होता है, इसलिए पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या सिंपली वी कैन से द एल्डोज। अगर नंबरिंग की बात करें तो राइबोज में इसे 1 नंबर कार्बन, ये 2 नंबर, 3, 4 और ये है 5 नंबर कार्बन। डीऑक्सी राइबोज में 1 ऑक्सीजन कम होता है, और वो 1 ऑक्सीजन कहाँ कम होता है? राइबोज के कार्बन नंबर 2 की पोजीशन पे। तो डीऑक्सी राइबोज का जब स्ट्रक्चरल फॉर्मूला हम बनाएंगे तो यहाँ पे ये जो 2 नंबर कार्बन है, यहाँ पे मैं 1 ऑक्सीजन को कम कर दूंगा, तो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन OH H H CH2OH। अब इसकी नंबरिंग करते हैं। ये है कार्बन नंबर 1, कार्बन 2, 3, 4 और 5। कई बार एग्जाम ऐसा पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द राइबोज एंड डीऑक्सी राइबोज। तो वी कैन से कि डीऑक्सी राइबोज में 1 ऑक्सीजन कम होगा, और कौन से कार्बन से होता है? कार्बन नंबर 2 से। अब हम बात करते हैं न्यूक्लियोटाइड का एक और इंपॉर्टेंट कंपोनेंट नाइट्रोजन बेस के बारे में। नाइट्रोजन बेसिस, नाइट्रोजन बेस बेसिकली 2 टाइप्स के होते हैं, जिसे हम 2 कैटेगरी में क्लासिफाइड करते हैं। फर्स्ट इज प्यूरिन्स और पिरिमिडिन्स। प्यूरिन्स और पिरिमिडिन्स। ओवरऑल टोटल 2 types, there are 2 types of purines. First is adenine and second is guanine. न्यूक्लिक एसिड में पायरिमिडिन्स हैं, 3 टाइप्स के होते हैं। जैसे यहाँ प्यूरिन्स में मैंने कहा एडेनिन एंड ग्वानिन, ये होते हैं थाइमिन, साइटोसिन एंड यूरेसिल। सिंपली इसको जब डिनोट करते हैं, एडेनिन A, ग्वानिन G, थाइमिन T, साइटोसिन C और यूरेसिल U। अगर हम बात करेंगे इन कंपोजिशन की, डीएनए मॉलिक्यूल, डीएनए में अगर पूछ लिया जाए डीएनए में कितने टाइप्स के नाइट्रोजन बेस होते हैं, तो आप लिखेंगे A, T, G और C। एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन, साइटोसिन, यूरेसिल एब्सेंट होगा डीएनए में। इसी तरीके से आरएनए की बात करें तो यहाँ पे A, U, G और C। एडेनिन, ग्वानिन है, यूरेसिल है, साइटोसिन है, थाइमिन नहीं है। डीएनए में जहाँ पे
डीएनए में जहाँ पे थाइमिन होता है उसका काउंटर पार्ट के रूप में आरएनए में क्या होता है, यूरेसिल होता है। फॉस्फोरिक एसिड, दिस इज द थर्ड बेसिक कंपोनेंट ऑफ एनी न्यूक्लिक एसिड। इट्स molecular formula is H3PO4 and structure formula phosphorus हाइड्रोक्सिल ग्रुप, एक और हाइड्रोक्सिल ग्रुप और ऑक्सीजन, 1 2 3 H3P और O4, ये है इसका फॉर्मूला, स्ट्रक्चर। अब हम इनको कंबाइंड करेंगे तो डिफरेंट टाइप्स के न्यूक्लियोटाइड बन जाएंगे। जैसे कि हम बात करें डीएनए के लिए, डीऑक्सीराइबोज एक ले लेते हैं पेंटो शुगर को, उसके साथ में एक जुड़ जाएगा प्यूरिन, एडेनिन, और एक ले लेते हैं फॉस्फोरिक एसिड, ये बन जाएगा सिंगल टाइप ऑफ न्यूक्लियोटाइड। अगेन डीएनए की बात करेंगे तो डीऑक्सीराइबोज होगी पेंटो शुगर, नेक्स्ट नाइट्रोजन बेस ग्वानिन हो गया, और देन फॉस्फोरिक एसिड हो गया। यानी कि डीएनए में जितने भी टाइप्स के न्यूक्लियोटाइड्स हैं उन सभी में डीऑक्सीराइबोज कॉमन है, फॉस्फोरिक एसिड कॉमन है, एक कंपोनेंट को बदलते रहेंगे, एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन या साइटोसिन। तो इस तरीके से डीएनए में टोटल 4 टाइप्स के न्यूक्लियोटाइड होते हैं। ये आपस में किस प्रकार से बॉन्डिंग करते हैं और कौन कौन सी कार्बन की पोजीशन पे बॉन्डिंग होती है, इसको हम देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर मैं बात कर रहा हूँ डीऑक्सीराइबोज की या पेंटो शुगर की, वो चाहे डीएनए हो चाहे आरएनए हो, बॉन्डिंग का पैटर्न दोनों में डीएनए आरएनए में सेम होता है। ये एक हो गई पेंटो शुगर। इस पेंटो शुगर में अगर मैं नंबरिंग देता हूँ तो ये है कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन 3, कार्बन 4, और यहाँ पे CH2OH, ये है कार्बन नंबर 5। जब तक इसको कंप्लीट स्ट्रक्चर नहीं करेंगे हम ये नहीं कह सकते हैं कि राइबोज या डीऑक्सीराइबोज है। अगर मैं डीएनए की बात करूं तो मैं इसको एक बार डीऑक्सीराइबोज बना लेता हूं। यहाँ पे H, ये है OH। इसी तरीके से यहाँ पे डीऑक्सीराइबोज, तो 2 नंबर कार्बन पे केवल और केवल क्या है, दोनों हाइड्रोजन, 3 नंबर पे हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल ग्रुप, और ये हो गया कौन सा, डीऑक्सीराइबोज शुगर। डीऑक्सीराइबोज शुगर के 1 नंबर कार्बन पे क्या लगा हुआ है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप। जब न्यूक्लियोटाइड बनेगा तो इस 1 नंबर कार्बन के साथ नाइट्रोजन बेस अटैच्ड होंगे। अगर एक में कॉमन किसी एक नाइट्रोजन बेस को यहाँ पे अगर कनेक्ट कर देता हूँ तो इस तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं किसी भी एक नाइट्रोजन बेस को। जैसे मान लेते हैं ये एक नाइट्रोजन बेस है, ये यहाँ पर कनेक्टेड रहेगा डीऑक्सीराइबोज के 1 नंबर कार्बन के साथ, और ये जो बॉन्ड बनता है इसे हम कहते हैं ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। ये वाला बॉन्ड है ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाए कि किसी भी न्यूक्लियोटाइड में ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड कौन से कार्बन से बनता है, तो हम कहेंगे 1 नंबर कार्बन के साथ। नाइट्रोजन बेस, यहाँ पर 2 चीज़ें कनेक्ट हो चुकी है। एक तो हो गया पेंटो शुगर डीऑक्सीराइबोज, उसके साथ में हमने किसी भी एक नाइट्रोजन बेस को इसके साथ में अटैच कर दिया है। फिर तीसरा कंपोनेंट रहता है फॉस्फोरिक एसिड। फॉस्फोरिक एसिड यहाँ पर कनेक्ट हो जाएगा इस तरीके से। ये हमने बनाया था स्ट्रक्चर फॉर्मूला फॉस्फोरिक एसिड का, यहाँ पे यहाँ से हाइड्रोजन और ये OH ये रिमूव हो जाएगा किस फॉर्म में, -H2O। तो इस तरीके से ये जो एक स्ट्रक्चर बनी है इसको हम बोलते हैं एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड। तो जितने भी न्यूक्लियोटाइड की बात करें डीएनए में, तो डीऑक्सीराइबोज सभी में कॉमन होगा, फॉस्फोरिक एसिड है वो कॉमन होगा। केवल और केवल क्या बदलते रहेंगे, 1 नंबर कार्बन के ऊपर नाइट्रोजन बेस को बदलते रहेंगे। तो टोटल 4 टाइप के न्यूक्लियोटाइड्स डीएनए में पाए जाते हैं। अगर इसके कॉमन स्ट्रक्चर की बात करें, इस तरीके से हम बना सकते हैं सिंपली वे में। ये एक पेंटो शुगर है, पेंटो शुगर के साथ एक हमने जोड़ दिया यहाँ पर नाइट्रोजन बेस, और सिंपली वे में कहूँ तो यहाँ पे एक जुड़ गया फॉस्फोरिक एसिड, ये आ गया फॉस्फोरिक एसिड, ये हो गया सिंगल न्यूक्लियोटाइड। यहाँ पे नाइट्रोजन बेस के पोजीशन पे अगर यहाँ पर एडेनिन जुड़ गया तो एक न्यूक्लियोटाइड बन गया, थाइमिन आ गया, ग्वानिन आ गया, साइटोसिन हो गया। तो हम ये कह सकते हैं कि देयर आर टोटल ऑफ
4 nucleotides are found in DNA. 4 न्यूक्लियोटाइड्स, 4 टाइप के न्यूक्लियोटाइड होते हैं। यहाँ पर बॉन्ड की बात कर रहे थे, 1 नंबर कार्बन के साथ में नाइट्रोजन बेस क्या बना रहा है, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, और 5 नंबर के साथ में क्या बन रहा है, फॉस्फोएस्टर बॉन्ड। ये वाला बॉन्ड कौन सा है, फॉस्फोएस्टर बॉन्ड, कार्बन नंबर 5 के साथ में। तो अगर आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ लिया जाए ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड कहाँ होता है, पेंटोस शुगर के 1 नंबर कार्बन और नाइट्रोजन बेस के बीच में। फॉस्फोएस्टर बॉन्ड कहाँ पर है, तो हम कहेंगे पेंटोस शुगर के कार्बन नंबर 5 और फॉस्फोरिक एसिड के बीच में होते हैं। इस तरीके से जब बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ते रहेंगे तो जुड़ने से एक लंबी चेन बन जाती है, जिसको हम बोलते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। अभी हम समझेंगे कि डीएनए में ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन किस तरीके से आपस में जुड़ती है, ठीक है ना। तो अभी नेक्स्ट डायग्राम में हमने समझेंगे कि किस तरीके से बनेगी। तो अभी आपने कहा कि जिस तरीके से एक डीएनए की जो स्ट्रक्चरल जो यूनिट है उसमें बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड। अब ये न्यूक्लियोटाइड आपस में कंटिन्यूसली कनेक्टेड होकर के एक चेन बना लेते हैं, जिसे पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन कहते हैं। पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन किस तरीके से होती है उसको हम देखते हैं। एक न्यूक्लियोटाइड की बात कर रहे हैं, यहाँ पे यह है पेंटोस शुगर, और इस पेंटोस शुगर के 1 नंबर कार्बन, इसके साथ में एक नाइट्रोजन बेस कनेक्टेड है। मान लेते हैं कि यहाँ पर है एडेनिन है। ये हो गया कार्बन नंबर 1, यहाँ पे 2 नंबर, ये हुआ 3 नंबर, 4 नंबर, और यहाँ पे कनेक्टेड है फॉस्फोरिक एसिड। एक बार शॉर्ट में पी लिख देते हैं यहाँ पे। इस तरीके से बन गया एक न्यूक्लियोटाइड। इसी के नीचे मैं एक और न्यूक्लियोटाइड बना देता हूँ इस तरीके से। ये एक और न्यूक्लियोटाइड है, इस न्यूक्लियोटाइड के साथ भी एक और नाइट्रोजन बेस इस न्यूक्लियोटाइड में जोड़ देते हैं। मान लेते हैं कि थाइमिन जुड़ा हुआ है, और यहाँ पे कार्बन नंबर जो 5 है वहाँ पे एक और कनेक्टेड है फॉस्फोरिक एसिड का, मैं बना लेता हूँ P। अगेन एक थर्ड न्यूक्लियोटाइड, ये हो गया थर्ड न्यूक्लियोटाइड की पेंटोस शुगर। पैटर्न सभी का सेम रहेगा। यहाँ पर हम मान लेते हैं कि ग्वानिन नाइट्रोजन बेस जुड़ा हुआ है। इसी तरीके से यहाँ पे एक और अगेन फॉस्फोरिक एसिड, और नेक्स्ट और एक और बना लेते हैं न्यूक्लियोटाइड, और इसमें हम मान लेते हैं कि यहाँ पे साइटोसिन नाइट्रोजन बेस जुड़ा हुआ है, और यहाँ अगेन फॉस्फोरिक एसिड एट द कार्बन नंबर 5। कहने की बात है डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, डीएनए में 4 टाइप के न्यूक्लियोटाइड होते हैं। सीक्वेंस कुछ भी हो सकती है, जिसकी डिटेल अपने डिस्कशन नेक्स्ट क्लासेस में करेंगे। तो ये 4 टाइप के न्यूक्लियोटाइड्स हो गए। सभी में हम कॉमन क्या देखते हैं, फॉस्फोरिक एसिड है कनेक्टेड विद द कार्बन नंबर 5 एंड द नाइट्रोजन बेस इज कनेक्टेड विद द कार्बन नंबर 1। अब ये न्यूक्लियोटाइड्स आपस में कैसे कैसे कनेक्ट होते हैं, इस तरीके से देखिए। कार्बन नंबर 3 फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड का कार्बन नंबर 3 और सेकेंड न्यूक्लियोटाइड का कार्बन नंबर 5, यहाँ पे 1 2 3 4 और 5। नेक्स्ट न्यूक्लियोटाइड का 5th नंबर कार्बन और फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड का 3 नंबर कार्बन, बोथ आर कनेक्टेड विद द फॉस्फोरिक एसिड। मीन्स दिस bond is called as 3,5 phosphodiester bond, 3,5 phosphodiester bond, because bond is connected between the carbon number 3 of one nucleotide and the 5th number carbon of the next nucleotide. Similarly आगे भी क्या होगा, कार्बन नंबर 3 और ये 5, कार्बन नंबर 3 और 5, और यहाँ पे 5। तो हम क्या देखेंगे कि इस पूरी एक चेन बन गई है, इसको हम बोलते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। इसके एक एंड पे कौन सा कार्बन है, 5th नंबर पे, और दूसरा कौन सा एंड फ्री है, 3 एंड। इसीलिए जब भी हम पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन की बात करते हैं तो उसके जो 2 एंड है, एक एंड को हम 5th एंड बोलते हैं, दूसरे को हम 3rd एंड बोलते हैं। अब डीएनए में चूंकि हम जानते हैं, आप सभी ने पूर्व क्लासों में पढ़ा हुआ है कि डीएनए एक डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है। इसमें 2 स्ट्रैंड्स पाए जाते हैं जो आपस में कनेक्टेड रहते हैं, और ये स्ट्रैंड्स कैसे होते हैं, एंटी पैरेलल। मीन्स यहाँ पर एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन में 5 एंड और 3rd एंड मैंने नीचे ड्रॉ किया है,
तो सेकंड जो इसका काउंटर पार्ट होगा उसमें थर्ड एंड ऊपर और 5 एंड को नीचे करेंगे। मीन्स ये पूरी की पूरी स्ट्रक्चर हमें रिवर्स ऑर्डर के अंदर इसको बनाना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर ये पेंटागोनल एक झोपड़ी नुमा हट के समान है, यहाँ पर मैं इसको उल्टा ड्रॉ कर देता हूँ इस तरीके से। यहाँ पे जो डीएनए का जो सेकंड स्ट्रैंड है उसमें ये एक हो गई पेंटो शुगर। यहाँ आप देखेंगे जब ये सीधी स्ट्रक्चर है तो मैंने एक नंबर को कहाँ बनाया है, राइट साइड में। इधर एक नंबर कहाँ बनाऊंगा, लेफ्ट साइड के अंदर। ये 1 नंबर, 2 नंबर, 3, 4 और ये है कार्बन नंबर 5। और यहाँ पे क्या कनेक्टेड है, एक फॉस्फोरस 5 नंबर कार्बन पे, और 1 नंबर पे नाइट्रोजन बेस कौन सा आएगा, यहाँ पर अगर एडेनिन है तो यहाँ पर आएगा थायमीन, यानी कि इस पे लगा देते हैं नाइट्रोजन बेस नंबर 3। ये जस्ट उल्टा है, डिफरेंस केवल इतना है, यहाँ पर एडेनिन है, यहाँ पर थायमीन है और रिवर्स ऑर्डर में बना है। तो इसमें अगर हम फ्री एंड की बात करूं तो यहाँ पे फ्री एंड कौन सा है, थर्ड एंड। इसी तरीके से नेक्स्ट न्यूक्लियोटाइड को ड्रॉ करते हैं। नेक्स्ट न्यूक्लियोटाइड में अगेन पेंटो शुगर को मैं रिवर्स में उल्टा ड्रॉ कर रहे हैं। यहाँ पे अगेन कार्बन नंबर 5 के ऊपर एक और क्या आ जाएगा, फॉस्फेट हो जाएगा, और कार्बन नंबर 1 के साथ में यहाँ पे नाइट्रोजन बेस या थायमीन है तो यहाँ पर आ जाएगा एडेनिन। ये बन गया सेकेंड एंड देन थर्ड नंबर न्यूक्लियोटाइड, फॉस्फोरस, नाइट्रोजन बेस, यहाँ पर आ जाएगा इसका फॉस्फोरस, फॉस्फोरिक एसिड का। यहाँ ग्वानिन है तो ग्वानिन के साथ में यहाँ पर मैं कनेक्ट कर रहा हूँ साइटोसिन को, एंड फाइनली यहाँ पे इस डीएनए के कॉन्ट्रास्ट में यहाँ पे हम बना लेते हैं नेक्स्ट और फाइनल न्यूक्लियोटाइड, और यहाँ पे कनेक्ट करेंगे अपने जी को इस तरीके से। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि इस डीएनए जो मैंने रिवर्स ऑर्डर में बनाया है इसमें ऊपर थर्ड एंड है फ्री एंड और फिफ्थ है सेकंड एंड। इसमें बात करेंगे फर्स्ट वाले में तो फिफ्थ एंड ऊपर है, थर्ड एंड नीचे है। ये दोनों चेन एक दूसरे की क्या है, एंटी पैरेलल है। इस तरीके के स्टैंड्स का अरेंजमेंट जिसमें एक स्टैंड का थर्ड एंड दूसरे के फिफ्थ के पास में, फर्स्ट वाले का फिफ्थ दूसरे के थर्ड के पास में, एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में जुड़े हुए हैं रिवर्स ऑर्डर के अंदर, तो इसलिए हम इसको बोलते हैं एंटी पैरेलल अरेंजमेंट। बात आती है कि डीएनए के दोनों स्टैंड एंटी पैरेलल क्यों होते हैं, क्या प्रॉब्लम है। ऐसा भी तो हो सकता था कि डीएनए के जो दोनों स्टैंड्स हैं थर्ड एंड पास में आ जाए और फिफ्थ एंड भी पास में आ जाए। प्रॉब्लम यह है कि हमने बताया नाइट्रोजन बेस है, 2 टाइप के होते हैं, प्यूरिन्स और पिरिमिडिन्स। प्यूरिन की स्ट्रक्चर है डबल रिंग स्ट्रक्चर होती है। मीन्स हम ये कह रहे हैं कि एक जो नाइट्रोजन बेस है उसकी रिंग स्ट्रक्चर इस तरीके से, एक हेक्सागोनल रिंग है और दूसरी है पेंटागोनल रिंग। दूसरे टाइप का है उसमें एक सिंगल केवल चेन है, हेक्सागोनल चेन होती है। तो अगर प्यूरिन प्यूरिन से कनेक्ट करे, पिरिमिडिन पिरिमिडिन से, तो आपस में इनकी फिटिंग सही नहीं हो पाएगी, एक दूसरे के पास में नहीं आएंगे। अगर इस कंडीशन में अगर आ जाए तो क्या होगा, डीएनए की जो चौड़ाई है यूनिफॉर्मिटी के साथ में नहीं रहेगी, एक समान नहीं रहेगी, डीएनए को स्टेबिलिटी नहीं मिल पाएगी। तो एक रीज़न ये है, और भी बहुत सारे रीज़न है इनमें से। तो इस तरीके से हमने क्या बनाया, 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बनाई है और इनके नाइट्रोजन बेस एक दूसरे का अपोजिट है। Means adenine of the one polynucleotide chain is bonded with the thymine of other polynucleotide chain। तो यहाँ पर आप देखें कि ये चैन किस तरीके से बनी है। यहाँ पे इसमें इस न्यूक्लियोटाइड का थर्ड एंड और ये फिफ्थ, इसका थर्ड एंड और ये फिफ्थ, ये थर्ड एंड और ये फिफ्थ जुड़ के एक और पॉलीन्यूक्लियोटाइड चैन, और ये आपस में बॉन्डेड कैसे हैं, एडेनिन और थाइमिन डबल हाइड्रोजन बॉन्ड, थाइमिन एडेनिन डबल हाइड्रोजन बॉन्ड, ग्वानिन साइटोसिन ट्रिपल, साइटोसिन ग्वानिन ट्रिपल बॉन्ड। तो ये आपस में इस तरीके से बॉन्डिंग कर लेते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे ये कैसा बन गया कि 2 साइड में क्या पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है, जैसे सीढ़ी होती है उस तरीके से बना हुआ है। 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है और आपस में जिस प्रकार से सीढ़ी के अंदर फुट स्टेप्स होते हैं इस तरीके से इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड्स रहते हैं। अब ये चेन बिल्कुल स्ट्रेट नहीं हो सकती है कभी भी। अगर हम एक नेचुरल डीएनए की बात कर रहे हैं, नेटिव कन्फर्मेशन, अगर मैं सिंपल वे में बनाऊंगा तो ये अभी जो मैंने ड्रॉ किया है ये डीएनए इस तरीके से दिखाई दे रहा है। ये है पहला न्यूक्लियोटाइड, कौन सा है, 5 एंड और ये थर्ड एंड, दूसरे का थर्ड एंड और 5 एंड, और आपस में कैसे कनेक्टेड है
ये है हाइड्रोजन बॉन्डिंग से। इसका सिंपल फॉर्म बनाए तो इस तरीके से दिखाई दे रहा है। ये क्या है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है, मैं नाम लिख देता हूँ यहाँ पे, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, और ये है हाइड्रोजन बॉन्डिंग्स, हाइड्रोजन बॉन्ड्स बिटवीन द नाइट्रोजन बेसेज। अब ये बिल्कुल ऐसा नहीं हो सकता सीधी सीढ़ी की तरह, ये डीएनए मॉलिक्यूल है वह कॉइल्ड रहता है अराउंड एन इमेजिनरी एक्सिस, इमेजिनरी एक्सिस, जैसे सीढ़ियाँ गोल गोल घूमती हैं हम ऊपर चढ़ जाते हैं, इसी तरीके से ये टर्न रहता है। आप ये माने कि ये जैसे मान लेते हैं कि ये प्लास्टिक की बनी हुई है और मैं इसको इस तरीके से ट्विस्ट कर दूं तो कैसे हो जाएगी सीढ़ियाँ गोलाई के दार। तो डीएनए हमें नेचुरल कन्फर्मेशन में किस तरीके से दिखाई देता है उसको आप देखें। ये एक हो गया इसका इमेजिनरी एक्सिस हो गया, और यहाँ पर मैं इसका एक बार रफली लाइनिंग खींच लेते हैं, और ये डीएनए इस तरीके से है, ये दो स्ट्रैंड हैं इसके, इस तरीके से आपस में डीएनए के दोनों स्ट्रैंड आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड्स से जुड़े रहते हैं। और इस तरीके से ये जो डीएनए का मॉडल है आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा हुआ है, वाटसन क्रिक ने ये डीएनए का मॉडल हमें समझाया था। ये है डीएनए मॉलिक्यूल, इस तरीके से इसको ड्रॉ कर सकते हैं एग्ज़ाम में। बायोलॉजी में आपके मार्क्स एग्ज़ाम में डायग्राम्स का बहुत बड़ा रोल है, इसलिए आपको ये ध्यान रखना है कि किस तरीके से डीएनए मॉलिक्यूल को हम ड्रॉ करेंगे। 5 एंड के पास थर्ड है और थर्ड के पास में 5 एंड है। तो ये डीएनए मॉलिक्यूल है हमें इस तरीके से दिखाई देता है, इसलिए हम इसको बोलते हैं डबल हेलिकल डीएनए स्ट्रक्चर बोलते हैं। तो डीएनए का जब टर्न लेता है इस तरीके से घूमा हुआ है, एक सिंपली वाटसन क्रिक के मॉडल के अनुसार अगर हम बात करें तो ये एक पूरा टर्निंग ले रहा है ऐसे जैसे सीढ़ियाँ घूम रहे हैं। एक पूरे टर्न में, टर्न की बात करें, एक पूरे टर्न की लेंथ होती है लगभग 34 एंगस्ट्रॉम, 34 एंगस्ट्रॉम। और एक टर्न में न्यूक्लियोटाइड कितने आ रहे हैं, एक टर्न में न्यूक्लियोटाइड्स है 10, यहाँ पर है न्यूक्लियोटाइड्स, न्यूक्लियोटाइड्स है 10। एक टर्न की लंबाई आ रही है 34 एंगस्ट्रॉम, एक टर्न में न्यूक्लियोटाइड है 10। अगर हम डिवाइड करेंगे तो दो न्यूक्लियोटाइड के बीच का जो गैप है वो आएगा 3.4 एंगस्ट्रॉम। डीएनए एज पर द वाटसन क्रिक मॉडल कैसा है, राइट हैंडेड कॉइलिंग होती है इसके अंदर, राइट हैंडेड कॉइलिंग होती है। तो डीएनए इस प्रकार से ट्विस्ट करके ये सारा पूरा चेन के रूप में रहता है और हमारे जेनेटिक मटेरियल काम करता है। इसी डीएनए का जो पर्टिकुलर जो पार्ट द सेगमेंट ऑफ द डीएनए विच डिटरमाइन स्पेसिफिक ट्रेट ऑफ द कैरेक्टर दैट इज कॉल्ड एज द जीन्स, जिसके बारे में हमेशा पढ़ते हैं कि जीन से क्या होता है, वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन कैरेक्टर्स का ट्रांसमिशन होता रहता है। डिफरेंट एनिमल्स में डिफरेंट टाइप्स के डीएनए होते हैं। जैसे प्रोकैरियोटिक एनिमल्स की बात करें तो उसमें डीएनए हम कहते हैं सर्कुलर होता है, डबल स्टैंडर्ड और सर्कुलर होता है। और यूकैरियोट्स की बात करेंगे तो लीनियर फॉर्म में डीएनए होता है। डीएनए न्यूक्लियस में ऑब्वियसली जब न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोजोम्स होते हैं, क्रोमोजोम्स में डीएनए रहता है। डीएनए की हाई लेंथ बहुत ज़्यादा होती है, लगभग हम कहें तो 2.2 मीटर है, जबकि एक सेल में जो न्यूक्लियस का साइज होता है बहुत छोटा होता है। उसमें आप डीएनए को ऐसा ही डाल नहीं सकते। अगर ऐसा ही अनऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में अगर न्यूक्लियस में अगर डीएनए रहेगा तो वो डीएनए आपस में क्या हो जाएगा, उलझ जाएगा, टेंगल्ड हो जाएगा। इसलिए न्यूक्लियस में ये जो डीएनए एक प्रॉपरली कन्फर्मेशन में उसकी पैकेजिंग की जाती है विद द हेल्प ऑफ हिस्टोन एंड द नॉन हिस्टोन प्रोटीन, जो हम नेक्स्ट क्लासेस के अंदर देखेंगे कि न्यूक्लियोसोम मॉडल क्या होता है और डीएनए की पैकिंग है किस तरीके से होती है और क्या रोल होता है हिस्टोन एंड नॉन हिस्टोन प्रोटीन का। डीएनए आपने देखा, डीएनए कभी भी डायरेक्टली कभी इंपैक्ट नहीं करता बॉडी में। डीएनए को अपने कैरेक्टर को एक्सप्रेस करने के लिए सबसे पहले क्या करेगा, डीएनए से बनेगा आरएनए। डीएनए से आरएनए के बनने के प्रोसेस को कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन, उसको भी हम नेक्स्ट क्लासेस में पढ़ेंगे। फिर जो आरएनए बन गया और वो कहाँ बन रहा है, न्यूक्लियस में बन रहा है। फिर वो न्यूक्लियस से बाहर आएगा साइटोप्लाज्म में, साइटोप्लाज्म में उस आरएनए से बनेगा प्रोटीन, उसको हम कहते हैं ट्रांसलेशन प्रोसेस।
ट्रांसलेशन क्यों कहते हैं कि डीएनए में जो इन्फॉर्मेशन थी उसको ट्रांसलेटेड फॉर्म में कर दिया गया है, पॉलीपेप्टाइड चेन फॉर्म में, वो जीन अपने आप को एक्सप्रेशन कर रही है। तो बॉडी के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस में डीएनए में नया डीएनए बनाना है, डीएनए से डीएनए का सिंथेसिस होता है, उसे हम रेप्लिकेशन कहते हैं। न्यूक्लियस में ही डीएनए से आरएनए का सिंथेसिस होता है, उसे हम ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, ये भी न्यूक्लियस में हो रहा है। और फिर वो आरएनए जब आएगा साइटोप्लाज्म में तो वहाँ एमआरएनए पर आरएनए पर प्रोटीन की सिंथेसिस होगा, तो उसको हम ट्रांसलेशन कहते हैं। तो ये जो जेनेटिकल इन्फॉर्मेशन का जो फ्लो का पैटर्न है, डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन, इसको हम सेंट्रल डोग्मा कहते हैं। इसके बारे में आगे की क्लासेस में हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे, और ये भी डिस्कशन करेंगे कि हम क्या कारण है कि जो बेसिक 3 जो बायोमोलिक्यूल्स हैं की बात करें, डीएनए, आरएनए, कार्बन, लिपिड और प्रोटीन, डीएनए को ही हम जेनेटिकल मटेरियल क्यों कहते हैं, उसको हम एवरी मैक्लियोड मैकर्डी का एक्सपेरिमेंट होगा, उसके द्वारा हम समझ पाएंगे डिटेल में।